अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर और इसको हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके बारे में, नेताजी के बारे में। और उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड यस, मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया है साइमा पीरज़ादा व्लॉग के ऊपर। लिंक कमेंट को पिन कर रही हूँ, तो उसको जो है वो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके व्लॉग देख सकते हैं और ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लोगों में ऐसा कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। कुछ मायनों में अच्छी बात भी है लेकिन कुछ मायनों में अच्छी बात नहीं है वो। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री की मतलब 2 की हत्या हो गई, तीसरा का भी ऑलमोस्ट शास्त्री जी का केस जो है हत्या का ही लगता है। इतना कुछ हो गया उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है सुभाष बोस का जो जनरेशन से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जो व्यक्ति सन 40 के बाद टेक्निकली इस देश में अवेलेबल ही नहीं है, उसको लेकर के आज आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त इतनी जनरेशन्स बीत गई हैं। 3-4 जनरेशन की बात है, आपके मेरे परदादा दादा के टाइम की बात है। उससे लेके आज तक ये इशू ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है। अगर वो आदमी मर चुका था तो उसके मरने के 30-40 साल बाद या 20 साल बाद भी आप उसके परिवार के लोगों पे और बाकी लोगों पे क्यों जासूसी कर रहे थे? जिस आदमी को हम लोग सन 45, 46, 50, 55 में मरा हुआ समझ रहे थे, ये 85 में कैसे आ गया? तो इतना समझ में नहीं आया ये क्या बोला जा रहा था। मेरे तो नहीं उड़ गई। दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है और भारत सरकार को मालूम है कि वो जिंदा थे। सरकार को मालूम है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। सरकार को मालूम है वो रूस में गए थे। तो जब इतनी बातें, 3-4 बातें पता लगी, वो तो खैर ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं थी कि हमको भी कंक्लूजन हमने निकाल लिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985। भगवान न करे कल को प्रधानमंत्री मोदी रात को टेलीकास्ट करके बोल देता कि वो नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो जिंदा थे बाद में। आप फैजाबाद को छोड़ दो, अगर वो रूस वाली बात भी बोल देंगे, आपको मालूम है उसका असर क्या होगा देश के अंदर, कितना तगड़ा बवाल मचेगा इसको लेकर। तो छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये कोई जैसे का लाल नहीं है, वो सुभाष चंद्र बोस है। बवाल मच जाएगा देश के अंदर बड़ा ज़बरदस्त। तो जब बवाल मचेगा तो बात घूम फिर के फिर सारी स्पॉटलाइट होगी नेताजी की पूरी लाइफ। फिर बात घूम फिर के आएगी कि यार देश को आज़ाद तो करवाया सुभाष बोस ने, और सारा का सारा इन्होंने सेहरा बांध दिया गांधी जी के सर पे। सुबह शाम आप बच्चों को बरकला रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे चलो। अगर बच्चे गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो फौज में कौन जाएगा? इनके बच्चे तो जाएंगे नहीं, जो साहब लोग के बच्चे तो जाते नहीं, ना मंत्री के जाएंगे, ना उनके ना ये ब्यूरोक्रेट्स के जाएंगे। जो आपके बैठते हैं सारे बड़े बड़े क्लबों में शाम को, जो देश की रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे तो नहीं जाते आपके फौज में। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसका आधा जवाब आपने खुद दे दिया कि आपने कहा कि इस देश के अंदर बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इन सब मिस्ट्रीज़ में सुभाष बोस की मिस्ट्री बहुत खास है। मतलब हमारे देश में आप शुरुआत करें सन 47 में जो पार्टीशन हुआ, उसमें इतने लाखों लोग मारे गए, कुछ हुआ, लोगों को कुछ याद नहीं रहा। हमारे देश की एक यहाँ पे लोगों में ऐसा कि हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। कुछ मायनों में अच्छी बात भी है लेकिन कुछ मायनों में अच्छी बात नहीं है वो। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई, प्रधानमंत्री की मतलब 2 की हत्या हो गई, तीसरा का भी ऑलमोस्ट शास्त्री जी का केस जो है हत्या का ही लगता है। इतना कुछ हो गया उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है सुभाष बोस का जो जनरेशन से, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और सबसे कमाल की बात है कि आज अगर आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे नरसिम्हा राव के बारे में, तो लोगों की मेमोरी से वो निकल चुका है। जबकि नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री 1991-92 से लेकर के 96 तक रहे थे, और उनकी वजह से हमारा पूरी इकोनॉमी खुली है, इतना बड़ा ज़बरदस्त चेंज हमारे कंट्री में चेंज है। लेकिन पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट होती है, वाजपेयी का टाइम लोग भूल गए, शायद आने वाले 4-5 साल में मनमोहन सिंह की मेमोरी भी लोगों के दिमाग में बहुत कम हो जाएगी। तो उस देश में जहाँ पे पब्लिक मेमोरी इतनी वीक है हिस्ट्री को लेकर के, और लोग भूल जाते हैं चीज़ों को और याद नहीं रखते घटनाओं को। अब उसमें सोचिए, सुभाष बोस 1940 में, 41 में इस देश में आखिरी बार थे। वो तो 41 में छोड़ के चले गए, वो तो बाद में वो बाहर थे और करते करते INA का फेज़ आया, फिर वो 45 में उनकी डेथ होगी। लेकिन जो व्यक्ति सन 40 के बाद टेक्निकली इस देश में अवेलेबल ही नहीं है,
उसको लेकर के आज आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त, इतनी जनरेशन्स बीत गई हैं, 3-4 जनरेशन की बात है, आपके मेरे परदादा दादा के टाइम की बात है। उससे लेके आज तक ये इशू ऐसा है जो लगातार सुर्खियों में रहा है। और अब कभी भी, इनफैक्ट मैंने पार्लियामेंट के बहुत रिकॉर्ड चेक किए हैं, अगर पार्लियामेंट की आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे देश की हमारी और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सेशन नहीं रहा हमारा सन 50 के बाद से जब उसमें सुभाष बोस का मुद्दा ना उठाओ पार्लियामेंट में। हर एक पार्लियामेंट के सेशन में कोई ना कोई मुद्दा, और सारे पार्टी के लोग पूरे देश से सवाल उठाते थे इसको लेकर। और मैं खुद भी जब से इस पूरे केस के साथ में जुड़ा हूँ, मैं पूरे देश में और देश के बाहर भी बहुत जगह जाके मैं लेक्चर देता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। और तो वही मतलब आप मतलब कि जो लोगों में इंटरेस्ट भारत कम्युनिटी के लोग को लॉस एंजलिस में है, वही इंटरेस्ट आपको गुजरात में नज़र आएगा लोगों को बात करते वक्त, कि आज के ज़माने के अंदर भी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मोस्टली यंग पीपल इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आज के टाइम पे, जो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है इसमें। अब सुभाष बोस वाला इसलिए कि इस देश में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं घटी हैं, बहुत सी अच्छी घटनाएं घटी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खास बात नेताजी के बारे में और उनके मरने की मिस्ट्री के बारे में है कि इतना टाइम बीतने के बावजूद, इतने दशक बीतने के बावजूद लोग इसकी बात कर रहे हैं। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल कितनी इस पर चर्चा होती है, ये अपने आप में एक इंडिकेट करती है कि वो आदमी कितना इस देश के मतलब दिलों में कितना उसकी अभी तक फीलिंग है उसके लिए। मेरा कोई खास इससे कनेक्शन ऐसा नहीं था, मतलब मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा कोई चाह थी इन चीज़ों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा एक ही कनेक्शन था इनके साथ में, नेताजी के साथ में, कि मेरे जो दादाजी थे वो भारतीय फ़ौज, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की भारतीय फ़ौज उसमें थे वो, और वो सुभाष बोस की आईएनए के खिलाफ लड़ने गए थे। तो मैं टेक्निकली मैं तो उल्टी तरफ से मेरा कनेक्शन है। तो मेरा वहाँ से वो लिंक, तो मुझे अपने परिवार की, मैंने कभी दादाजी को देखा नहीं अपने, लेकिन मैंने अपने परिवार की हिस्ट्री से मुझे इस बात का, मुझे शुरुआत से इस बात की मुझे नॉलेज थी कि भारत के आज़ाद होने का जो मेन कारण था कि भारत पे जो अंग्रेज राज कर रहे थे, भारत की फ़ौज के द्वारा कर रहे थे, और फौज में ज़्यादातर भारतीय थे, अंग्रेज तो बहुत थोड़े यहाँ पे पूरे देश में मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार भी नहीं होंगे। तो सारे उनके सिस्टम में, सिविल में, पुलिस में, मिलिट्री में सारे हिंदुस्तानी भरे पड़े थे। तो उन जो उसमें से जब सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू वो राज करते थे, वो भारत सेना थी, भारतीय फौज थी। ये भारतीय फौज उनके खिलाफ हो गई सुभाष बोस की वजह से, आईएनए के खिलाफ, आईएनए की वजह से। तो इस चीज़ की मुझे नॉलेज अपनी फैमिली की हिस्ट्री से है कि मैंने सुना कि मेरे दादाजी के साथ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा कोहिमा में, उस तरह की बात है। तो उसके लिए मुझे किताब पढ़ने की और हिस्टोरिकल वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या लिखा था, ये मेरा नॉलेज थी। वो बात करते करते 2001 में मैं हिंदुस्तान टाइम्स पे नौकरी करता था, तो वहाँ पे ये बात चल रही थी कि सुभाष बोस की डेथ पे उस टाइम पे इंक्वायरी कमीशन बैठ चुका था, मुखर्जी कमीशन बैठा हुआ था। तो वो मेरे को एक ख्याल आया कि इस पे यार लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरी घटना पे, इसके बारे में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा छोटा सा केस है, इसको सॉल्व करने के लिए वो कहा जाता है कि उनकी अस्थियाँ वहाँ पड़ी हैं जापान में, रिनकोजी टेम्पल में, तो हम उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है करवाने का। तो मेरे दिमाग में पहली बार से ये आइडिया आया था कि सुभाष बोस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमको डीएनए का सहारा लेना चाहिए और साइंटिफिकली इसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये लेकर के मैंने पहली बार एक उस पर स्टोरी करने की कोशिश की। तो स्टोरी तो नहीं हुई, लेकिन मेरा थोड़ा सा वहाँ से इंटरेस्ट हल्का सा जागृत हो गया। उसके बाद एक्सीडेंटल था, मैंने खुद नहीं किया कुछ, मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे कोलीग्स ने, सीनियर्स ने सोचा कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए इस केस के ऊपर, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इस केस में, तो उन्होंने मुझे इसमें लगा दिया और एक टीम बनी, उसका एक मैं बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। और वहाँ से जो मेरी कहानी हुई है मेरे साथ में, वो पूरी फिल्मी कहानी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कहानी ये हुई कि हम 5-7 लोगों ने मिलकर इंक्वायरी करी। उसमें और भी लोग थे, सतांशु दास उसके हेड थे, जो बहुत पुराने सीनियर जर्नलिस्ट थे काफ़ी। और उस इंक्वायरी का कंक्लूजन ये निकाला गया सबने मिलकर के कि प्लेन क्रैश में जो कहा जाता है उनकी मौत हुई है, वो नहीं हुई थी। और उसके बाद हमें मुखर्जी आयोग के सामने हमें गवाही देने के लिए बुलाया गया। मैं वहाँ पे गया और मेरी और प्रणब मुखर्जी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी गवाही एक ही दिन हुई थी। तो वो गवाह नंबर 48 से, मैं गवाह नंबर 50 से, दिल्ली के विज्ञान भवन में। तो हमने कमीशन मुखर्जी आयोग जो बना था उसके सामने गवाही दी, और उसमें हमें बुलाया गया था क्योंकि हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे ये इंक्वायरी करके बोला कि साहब की प्लेन क्रैश की छुरी ठीक नहीं है। ये होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों ने, बाकी मेरे कोलीग्स ने काम छोड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके बाद अनसेटल हो गया। मुझे लगा यार, बड़ा बुरा लगा कि यार इतना देश के लिए इतना उन्होंने काम किया उस आदमी ने, उसकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए, और वो अगर प्लेन क्रैश में नहीं मरा तो उस टाइम पे
आपके दिमाग में एक ही थ्योरी निकल के आती थी कि जो हम सुनते आए थे बचपन से कि साहब वो तो रूस में थे, उनको रूस में मार दिया, रूस में कहीं साइबेरिया में उनको रखा गया था प्रिजन्स में। ये बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं सब लोग बचपन से। उस टाइम पे मुझे गुमनामी बाबा के बारे में कुछ नहीं मालूम था मुझे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 और 2 के बीच में, उस टाइम पे। तो ये खबरें जब निकल, अच्छा, जब ये गुमनामी मतलब ये बाबा। जब घटनाक्रम उस टाइम पे बढ़ा, तो मैं जब ये कंक्लूजन निकाल लिया पूरी टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स में, उसको छाप भी दिया कि साहब प्लेन क्रैश की थ्योरी ठीक नहीं है, तो मैं बड़ा विचलित सा हो गया कि यार इतना उस हमारे लिए उन्होंने इतना देश के लिए किया और वो आदमी इतनी गंदी मौत जाके मरे रूस के अंदर। तो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल। बहुत बुरा लगा, और वो फिर मैंने अपने प्राइवेटली लोगों से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। और उसमें फिर मेरे पास में, क्योंकि मेरे को डेस्क जर्नलिस्ट था, मैं कोई बीट फॉलो नहीं करता था, मेरे पास कोई होम मिनिस्ट्री के नंबर नहीं थे, कुछ नहीं था। तो मैं यूजुअली अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से या लोगों से, मान लीजिए कि मेरी मुलाकात आपसे हुई, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं और आप होम मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो मैं लोगों से रैंडमली पूछा था कि यार तुम्हारा कोई जानने वाला है, पीएमओ में है, कोई एमएचए में है, कोई आईबी में है, रॉ में है, ऐसे इसलिए करते। तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन लोगों से इकट्ठी करनी शुरू कर दी यहाँ वहाँ से, तो बिट्स एंड पीसेस में करते करते करते, मतलब ये सिर्फ, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं अंधेरे में गोली तीर चला रहा था, और एक तीर जो है वो निशाने पे लग गया। इसलिए लगा भी ऐसे कि उसकी मुझे मतलब तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा कांटेक्ट हुआ जिसका नाता एक ऐसे व्यक्ति के साथ में था जो सरकार में बहुत ऊंची पोजीशन में था, और उसने फाइलें पड़ी हुई थी वहाँ पे। उन्होंने वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन, जैसे फिल्मी अंदाज में फिल्म इन्फॉर्मेशन आई कि ये दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट, ये भारत का सबसे बड़ा रहस्य है, और भारत सरकार को मालूम है कि वो जिंदा थे, सरकार को मालूम है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, सरकार को मालूम है वो रूस अच्छा। में गए थे। तो जब इतनी बातें, 3-4 बातें पता लगी, वो तो खैर ज़्यादा एक तरह से सरप्राइजिंग नहीं थी कि हमको भी कंक्लूजन हमने निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज इन टच विद सुभाष बोस अंटिल 1985। तो वहाँ सुन के मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बात हो गई, जिस आदमी को हम लोग जो सन 45, 85 46, तक। 50, 55 में मरा हुआ समझ रहे थे, ये 85 में कैसे आ गया। तो एकदम समझ में नहीं आया ये क्या बोला जा रहा था, मेरे तो नींद उड़ गई। तो ये इस बात, उसके बाद जब 85 से फिर मुझे याद आया कि मुझे, हम लोग जब हिंदुस्तान टाइम्स में हम लोग काम कर रहे थे, तो हमें किसी ने ईमेल डाला था फैज़ाबाद से, और हमको डॉक्टर बनर्जी, उन्होंने हमको बोला था कि 85 में उनकी डेथ यहाँ पे हुई थी। तो उस 85 जैसे पकड़ के मैं डॉक्टर बनर्जी तक पहुँचा, उनसे बातचीत की, और तब जाके मेरा फैज़ाबाद का ये जो पूरा प्रकरण गुमनामी बाबा का, मैं उस तक पहुँचा। नहीं तो उससे पहले मुझे कुछ इसका आइडिया भी नहीं था। तो मुझे सरकार के अंदर से कोई खबर लगी और मुझे ये बताया गया कि दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अभी जो मेरी चंद्रचूड़ घोष की मेरी किताब करंटर में आई है, हम लोगों ने अच्छी 856 बनने की किताब बनाई है, काफ़ी मोटी है। अब हमारी भी मजबूरी है कि हम लोग को सब इतने सवाल लोग पूछते हैं, मैं अगर 50 सवाल का जवाब दूंगा तो 50 और पूछ ले जाएंगे, तो हम लोग अब उसकी भी इंतहा होगी कि इतने सवाल इकट्ठे हो गए। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को उसमें जितना हमको पॉसिबल था हम लोगों ने उसमें जवाब दिया। एक मोटा मोटा खांचा है उसमें। तो जैसा कि जो इस खांचे को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा नेताजी की कहानी है क्या, डेथ मिस्ट्री है क्या। डेथ मिस्ट्री में बेसिकली जो ऑफिशियल थ्योरी है, जो सरकारी जिसको हाँ। थ्योरी को सपोर्ट सरकार करती है, कि वो सन 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद जब जापान ने अनाउंस किया कि वो सरेंडर करने वाले, एक प्लेन क्रैश हुआ उनका ये ताइवान में, और वो मर गए। तो ये सरकारी थ्योरी, इसको भी गवर्नमेंट जिसको मानती है, इसको हम लोग ऑफिशियल थ्योरी बोलते हैं। दूसरी थ्योरी जो भारत की सबसे खतरनाक कंस्पिरेसी थ्योरी है, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग पब्लिकली स्पाउस करते हैं, और जिसके बारे में हम सब लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि नहीं वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे, वो रूस में थे और रूस में उनको मार दिया गया, साइबेरिया में कभी स्टालिन के द्वारा, और उसमें हमारी गवर्नमेंट का हाथ था, हम लोगों ने कुछ उनको बोला है। भगवान करे सच ना हो, लेकिन ये सुनने में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जब हम लोग बचपन में स्कूल में थे छोटे, हमें टीचरों ने हमको ये बातें बताई थी। तो ये मेरे ख्याल से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो बड़ा हुआ हो, कम से कम पूरे नॉर्थ इंडिया में, ये शायद हर एक घर में ये बच्चा सुनता है ये कहानी कि साहब वो मरे नहीं थे और ये रूस में थे। तो ये सभी को इस बात का एक मतलब ये फोकलोर बन चुकी है करके। तो वो बातें, ये दो थ्योरियाँ हैं, तो ये थ्योरियाँ पे ही सारी डिस्कशन डिबेट चलती आई है, कम से कम शुरुआत से लेकर के 2000 तक। 2001 में जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में इंक्वायरी करी और मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक पहलू को बाहर निकाला। वो निकालने वाला पहले मैं नहीं था, मुझसे पहले लोगों ने काम किया था कि 85 में जब ये एक संत की मृत्यु होती है फैज़ाबाद में, तो बवाल मच गया कि साहब ये आदमी सुभाष बोस थे। तो मीडिया ने वहाँ पे उस ज़माने में काफ़ी योगदान दिया उस इशू को उछालने में, बाहर लाने में।
तो अशोक टंडन नाम के जर्नलिस्ट ने स्टोरी को ब्रेक किया, उसके बाद में कुछ और जर्नलिस्ट पत्रकार आए, उन्होंने इसको आगे निकाला, लेकिन वो स्टोरी निकल से वहीं दब के रह गई थी। हमें कभी दिल्ली में उसके बारे में नहीं मालूम चला था, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की वजह से मैंने उस चीज़ को शायद एक इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर करा दिया कि समय चेंज हो चुका था, इंटरनेट का युग आ चुका था 2000 में, तो वो चीज़ को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे ले गए। तो ये थ्योरी गुमनामी बाबा की 2001 से पब्लिक डोमेन में आ गई कि साहब ये एक तीसरा एंगल भी है कि एक प्लेन क्रैश की थ्योरी है, एक दूसरी थ्योरी आपकी रशिया में मारे जाने की है, और तीसरी थ्योरी कि नहीं वो तो ये साधु महात्मा बन के सुभाष बोस यहीं पे भारत में ही रहते थे। तो जब तो मैंने इन तीनों को हम लोगों ने बहुत मतलब मैं आपको आज जो आज बोल रहा हूँ वो मेरी 20 साल की रिसर्च का निचोड़ है। तो वो ये कि सारी चीज़ों को डिस्पैशनेटली स्टडी किया, और मेरा शुरुआत से यही एम था कि हम लोग सच्चाई बताएंगे। तो झूठ बोल के हमें क्या मिलने वाला है, इसमें कोई हमारा कोई फायदा तो है नहीं, और कोई इसमें हमें सच्चाई का ही फ़ायदा पहुंचने वाला है कि हम इस्टेब्लिश कर दें। और इस चीज़ को इसी को अप्रोच को लेके मैंने ऑब्जेक्टिवली, अगर आप चाहें तो मुझे आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं आगे, तो ऑब्जेक्टिवली सारे बातों को जानने के लिए मैंने उसको ऑब्जेक्टिवली सर्च किया। तो मेरे जो 20 साल की जो मेरी रिसर्च है, जो चीज़ मेरे हाथ में या मेरे दोस्तों के हाथ में, खासकर चंद्रचूड़ घोष के हाथ में लगी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया मिशन नेताजी का, तो टेक्निकली मैं एक अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरे साथ में बहुत लोग हैं। तो हम सब लोग की जो क्यूमुलेटिव जो जो हमारा जो निष्कर्ष है, या मेरा जो अपना निष्कर्ष है, वो यही है कि प्लेन क्रैश की थ्योरी को हम सपोर्ट नहीं करते, वो एविडेंस मैच नहीं कर रहा है। रशियन एंगल की थ्योरी को हम लोग आधा सपोर्ट करते हैं कि उनके वहाँ रशिया में होने का प्रूफ मिल रहा है, लेकिन उनके वहाँ मारे जाने का प्रूफ नहीं मिल रहा। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल जनरल बख्शी वगैरह जो कुछ बोलते हैं, मैं उसको आधा सपोर्ट करता हूँ कि वो वहाँ पे थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो मारने वाली बात है, ये बात का एविडेंस नहीं मिल रहा, ये आप सुनी सुनाई बातों को बोले जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ को कोई मानने को तैयार, क्योंकि इन तीनों एंगल में सबसे ज़्यादा जो है मतलब अनबिलीवेबल एंगल ये होली मैन वाला एंगल है, और ये होली मैन वाला एंगल ही सबसे ज़्यादा मतलब इसी में एविडेंस निकल के आ रहे हैं। तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ये तीसरा एंगल जो सो कॉल्ड गुमनामी बाबा वाला एंगल, हम उसको सपोर्ट करते हैं कि सबूत वहाँ रहे। बात अब वो चाहे सुनने में जैसा मर्जी लगे, लेकिन जब सबूत आए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। तो फिर जब वहाँ पे आप उस तीसरे एंगल पे पहुँच जाते हैं कि साहब यही वही थे, तब वो सवाल निकल के आते हैं, जिसमें से पहला सवाल आपने मुझसे पूछा कि 47 से लेकर के फिर क्या हुआ। उन्होंने ये बोला कि उनको पहले से मालूम था कि लड़ाई हारने वाले हैं जापानी, और वो लड़ाई में हारेंगे तो उनको भी फ्यूचर में क्या करना है देखना पड़ेगा। देश आज़ाद उस टाइम पे नहीं हुआ था, और उनको बोला गया कि अगर आप लड़ाई हार जाती और आप सरेंडर करते हैं और आप पकड़े गए तो आपको मार दिया जाएगा, और जैसे ही आप मारे गए तो ये पूरी फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि भारत में कोई फ्रीडम स्ट्रगल 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के फेल होने के बाद में कोई फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रही थी, सिर्फ आईएनए वाले लड़ रहे थे, वही एक प्रॉपर स्ट्रगल थी। तो उनको बोला कि आप जाएंगे तो फिर पूरा खेल ख़त्म, तो बचना ज़रूरी है, लड़ाई में निकलना है वहाँ से। तो वही उन्होंने देखा कि लड़ाई ख़त्म होगी तो कौन सा देश या कौन सी ताकतें हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। तो वो शॉर्ट लिस्ट उन्होंने किए थे, उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट का भी सोचा था, मेरे ख्याल से हो ची मिन के साथ कुछ करने का सोचा था, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता था कि रूसी जो थे वो उनकी मदद कर सकते थे, और उन्होंने पहले भी उनकी मदद की थी। सन 40 में जब वो 41 में जब वो यहाँ से भागे थे, तो उसकी मदद से ही वो जर्मनी पहुँचे थे। तो वो फिर वो वही प्लानिंग करके लड़ाई ख़त्म होने से पहले उन्होंने शायद प्लानिंग कर ली थी कि हम लड़ाई ख़त्म होते ही हम कोई नकली न्यूज़ जनरेट करके रूस में चले जाएंगे। तो ये वहाँ पे रूस में गए, और रूस में थोड़े टाइम तक उनको छुपा के रखा गया साइबेरिया में। साइबेरिया एक पूरे शहर है, वहाँ पे सब लोग वहाँ कैदी नहीं होते, तो वहाँ पे थे, उनको रखा गया वहाँ पे उनको। और मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ कन्फ्यूजन में शायद उनके साथ में व्यवहार अच्छा ना हुआ हो, लेकिन ओवरऑल उनसे व्यवहार काफ़ी अच्छा हुआ, कम से कम बात के स्टेज में बहुत ही वो ठीक था। फिर उनका जो दावा था कि वहाँ जाकर के उनकी स्टालिन वगैरह से अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। कोई ऐसा कोई काम उनको दिया गया, उन्होंने स्पेसिफाई कभी किया नहीं कि कोई उनकी मुसीबत उन्होंने सॉल्व करती थी वहाँ पे, कोई राजनीतिक कोई इशू था वहाँ पे। वो होने के बाद वो 1949 के आसपास वो चाइना की तरफ को गए थे, रशिया ने उनको वहाँ भेजा कोई डिप्लोमेटिक, क्योंकि चाइना एकदम से निकल के माओ ने उसको डिक्लेयर कर दिया था एज ए चाइनीज़, जो उनका जो बना है स्टेट जो, उस टाइम पे ये वहाँ पे गए हैं। थोड़े टाइम पे चाइना में रहे, चाइना से वापस आए उधर, और वहाँ से करके 1950 के 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, वो फिर यहाँ पर आ गए।
पहली बात कि उस ज़माने की सर्कमस्टेंसेस और उस ज़माने के प्लेयर्स के बारे में लोगों को आज को नहीं पता। अगर मैं नाम दूं कि संपूर्णन का नाम लूं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि संपूर्णन क्या चीज़ थी। यूपी के मुख्यमंत्री थे सन 50-55 के आसपास। तो लोगों फिर उनके क्या कॉन्टेक्ट है सुभाष बोस के साथ में एक्सेट्रा। बाहर निकल के नहीं आए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। उसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग रीजंस थे। लेकिन मोटी मोटी बातें जो ये थी कि आपने बोला कि देश आज़ाद हो गया था, उनका मानना था कि देश आज़ाद नहीं हुआ है तरीके से, क्योंकि जिससे आप ये बात मत भूलिए आप कि सुभाष बोस की जो बेसिक मतलब जो उनका क्लैश हुआ है महात्मा गांधी के साथ में, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अहिंसा को लेके हुआ था। सिर्फ अहिंसा को लेकिन वो मल्टीपल प्रॉब्लम थी। उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी था कि गांधी जी जो थे वो पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। ये ज़्यादातर लोगों को इस बात का नहीं पता कि महात्मा गांधी कभी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे। वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे जो हमको मिला सन 47 में। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे कनाडा को डोमिनियन है इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड वहाँ का डोमिनियन है। और तो ये इसका मतलब ये कि अब वहाँ कनाडा का और न्यूजीलैंड का डोमिनियन होने का, ऑस्ट्रेलिया का डोमिनियन होने का एक पूरा मतलब है वो उन्हीं के बच्चे अंग्रेजी जाके बसे थे आपके कनाडा में, अंग्रेजी जाके बसे थे आपके न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, उन्हीं के वंशज वहाँ रहते हैं। तो अगर वो डोमिनियन बन जाते हैं इंग्लैंड के तो उनको सूट करता है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का धर्म है, उन्हीं की रेस है। लेकिन हमारा तो उनसे कोई लिंकेजेस नहीं है, तो हम क्यों जाए डोमिनियन के अंदर? तो इस बात को लेकर के कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी लड़ाई थी जब से तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात करी है। लेकिन इस बात को गांधी मान नहीं रहे थे, जबकि एक समय था कि सुभाष बोस और नेहरू जैसे यंग लीडर सारे के सारे जो है पूर्ण स्वराज के फेवर में थे। और उन्होंने गांधी को मजबूर भी उन्होंने किया। उन्होंने सन 1929 में जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है रावी नदी किनारे लाहौर में, तो कांग्रेस ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया कि आज के बाद से हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ को जाएंगे। तो ये उन्होंने ही प्रेशर डाला था गांधी को एडमिट की एग्री करो, चाहे महीने बाद गांधी इस पर पलट गए थे, लेकिन उन्होंने एडमिट उन्होंने ही करवाया था। तो ये उनका जो पहला जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि आप 47 में इंडिपेंडेंस नहीं लिया, आप लिया पूर्ण, आप लोगों ने डोमिनियन स्टेटस। दूसरा ये कि आपका देश अभी भी अंग्रेजों के कब्जे में इनडायरेक्टली था। जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि देश भारत का 1949 में हेड ऑफ द स्टेट कौन था, तो ज़्यादातर लोग इस बात का सवाल नहीं दे पाएंगे। हमारा हेड ऑफ द स्टेट आज भारत के राष्ट्रपति है। तो 1949 में कौन भारत का हेड ऑफ द स्टेट था? उसका आंसर है किंग जॉर्ज V, अभी जो एलिजाबेथ है उनके पिताजी। तो अगर वो हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट थे तो इंडिपेंडेंस किस चिड़िया का नाम है? हमारे देश में जो पहला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो बना है वो कब बना है? 48-49 के अंदर देश हिंदुस्तानी। पहला हिंदुस्तान का एयरफोर्स चीफ कौन था? इंडियन, सुब्रतो मुखर्जी। कौन से साल में बना है? 55 या 56 में। 55 तक आपके देश की एयरफोर्स के चीफ का प्रमुख अंग्रेज था। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं इस बात का। गाइस ये वीडियो थी और इस वीडियो में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया है कि 1985 तक वो अलाइव थे और उनको जैसे कि हमें सुनने को मिल रहा था कि 47 के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उनका क्रैश हुआ था, क्रैश में उनकी डेथ हुई थी। और भी हमने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी थी, तो उसमें तो यही बताया जा रहा था। लेकिन अब इस वीडियो में इन्होंने क्लियर किया है बाय डिफेंसिव ऑफेंस वीडियो चैनल में कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उसकी बहुत सारी केमिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे थीम्स हैं। एक्चुअल में इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रैश हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो है वो रशिया में उनको मतलब उनकी डेथ हुई है। और अब इनका कहना ये है कि ये इनकी 20 ईयर्स की जो रिसर्च है उसके बाद इनका ये कहना है कि वो 85 तक जिंदा थे। तो अब क्वेश्चन मार्क ये बन रहा है कि मतलब जब उन्होंने इतना कुछ किया कंट्री के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी मालूम है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, उन्होंने किस तरह से एक बना कर रखा, अपनी कंट्री को बनाया, टूटने से बचाया, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बाद फिर जबकि गांधी जी को इतना लोग वैल्यू कर रहे होते हैं, मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि गांधी जी जो हैं उनकी, हालांकि उनके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, लेकिन मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इतना कभी नहीं सुना। लेकिन वो तो आप लोगों का थैंक यू
कि आप लोग मुझे वीडियोस इस तरह की सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरी भी काफ़ी नॉलेज जो है वो गेन होती है। और मुझे अब पता चला इससे प्रीवियस वीडियो में भी कि बेसिकली गांधी जी इज़ नथिंग, एक्चुअली जो है वो नेताजी हैं। नेताजी जो हैं वो गॉड फादर हैं ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया को जो है वो इक्वालिटी रखी, उसको बना कर रखा, टूटने से बचाया। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडियन गवर्नमेंट को मालूम था कि वो 1985 में अगर वो जिंदा थे तो फिर वो कॉन्टेक्ट में भी थे, तो लेकिन फिर उन्होंने आवाम को क्यों नहीं बताया, पब्लिक को क्यों नहीं बताया। और उनको बताना मतलब कि तकरीबन ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक वो जिंदा थे, और उनका 35 ईयर्स पहले ही उनको मार दिया गया, लोग मतलब शो कर दिया गया कि उनकी डेथ हो गई है। तो ये क्वेश्चन सबके जहनों में उठेगा, जाहिर सी बात है, मेरे जहन में भी आ रहा है कि ये अगर ऐसा कुछ है तो उनको लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लोगों को बताया, और इसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्यों छुपा के रखा। और जब ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ तो रियलिटी इनकी भी होगी। लेकिन बात यह है कि आपने अब मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि नेताजी के बारे में वाकई में ये सही कह रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हमने डिफेंसिव ऑफेंस की जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें रियलिटी बेस्ड चीज़ें ही होती हैं ज़्यादातर डिस्कस, और इसीलिए सब लोग ज़्यादातर उनको देखते हैं। लेकिन नेताजी के बारे में जानकर मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा है कि या तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया हो कि मेरे बारे में किसी से ना कहा जाए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट ना चाह रही हो कि पब्लिक के सामने आए, क्योंकि उस टाइम पर तो कांग्रेस वगैरह की गवर्नमेंट थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि नेहरू वगैरह की जो गवर्नमेंट थी और ये सारी, तो उनकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने साइड पे कर दिया हो सकता है। तो खैर अब इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी कंट्री को एक बनाने की कोशिश की है, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया है और एक आज़ाद मुल्क बनाया। और अगर 85 तक उनको छुपा कर रखा गया या उनके बारे में बताया नहीं गया लोगों को, तो ये एक नाइंसाफ़ी है पब्लिक के लिए, क्योंकि वो बहुत दिल से उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं। लेकिन अगर इनको छुपा कर इन लोगों ने छुपाया है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने नाइंसाफ़ी की है अपनी आवाम के साथ, अपनी पब्लिक के साथ। तो खैर इसके बारे में आप लोगों ने भी रिसर्च किया होगा, यकीनन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड पार्ट 2 भी है इस वीडियो का, अगर आप बोलेंगे तो हम पार्ट 2 भी बना लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की, 1 आवर की। तो इसलिए मैंने इसको हाफ कर दिया है। तो इससे यह है कि नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 कर लेंगे, अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो बाकी और भी वीडियोस हैं जिनके हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो काफ़ी वीडियोस हैं जिनकी हमने हाफ की है, तो उसके बाद टाइम नहीं मिला, लेकिन अब हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो हमारी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।